गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय सरघाटी से, और आप देख रहे हैं वर्चुअल स्कूल ऑफ गया के तहत गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2। प्यारे बच्चों, मैं आपका भूगोल शिक्षक आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि 11वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक है। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल में जल शीर्षक को। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के पढ़ने के पहले हम ये आज जानकारी प्राप्त कर लें कि आखिर आज के जो पठन का कार्य किया जाएगा उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से शामिल होंगे, जिनका अध्ययन हम आज यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का मुख्य बिंदु जो होगा वो जल और जल जनित विभिन्न प्रकार के जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहला जो है वह है वाष्पीकरण और संघनन। तत्पश्चात हम देखेंगे इसके अंतर्गत में ओस, तुषार और बादलों के बनने की प्रक्रिया। ओस किसे कहते हैं, तुषार क्या होता है, बादल क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया, इसके बारे में। तत्पश्चात हम देखते हैं कि बादलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो कि विभिन्न ऊंचाइयों पर पाया जाता है। इनमें सबसे ऊंचे भाग में पाया जाने वाला मेघ पच्छाव मेघ कहलाता है। दूसरा है वह है कपासी मेघ। तीसरा है जिसे हम स्तरीय मेघ कहते हैं। चौथा है वर्षा मेघ। अलग अलग प्रकार के मेघ के पढ़ने के बाद फिर हम लोग वर्षण अर्थात प्रीसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्षण क्या होता है, वर्षण की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, वर्षा के कौन कौन से प्रकार हैं। वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, और अंत में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वह है फ्रंटीय वर्षा, फ्रंटल वर्षा, या फिर इसे हम चक्रवातीय वर्षा के रूप में भी जानते हैं। इसके पढ़ने के बाद पूरे विश्व में वर्षा का वितरण किस प्रकार होता है यह भी हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी ही मज़ेदार है, और इसकी शुरुआत मैं अब करने जा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के बादलों को। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो बादल हैं वो आसमान में हैं। इधर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो रही है, किस प्रकार ये जल चक्र पूरा होता है। आज का चैप्टर पूरी तरीके से हम कहें तो जल चक्र पर ही आधारित है। वर्षा के द्वारा जो बूंदें धरातल को प्राप्त होती हैं पुनः वह वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में चला जाता है। संघनन की क्रिया होती है, फिर वह जल कण के रूप में वर्षा की बूंदों के रूप में धरातल तक आती है। आज का पूरा पाठ इसी थीम पर आधारित है। आप यहाँ पर विभिन्न स्थितियों को देख पा रहे हैं। ये जो स्थिति है कुहासा की स्थिति है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। प्राय जाड़े के दिनों में ऐसा आप देख पाते होंगे। सामान्य जनजीवन में आप बखूबी इससे परिचित होंगे। ये जो प्रक्रिया यहाँ पर दिखलाई गई है वह है संघनन की प्रक्रिया। किस प्रकार वाष्प ठंडा होकर के जल बूंदों के रूप में परिणत होती है, इसके बारे में। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के बादलों को यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वर्षा जल के द्वारा जो जल कण प्राप्त होती हैं वो धरातल तक पहुँचती हैं। मृदा के द्वारा उसे अवशोषित किया जाता है। पेड़ पौधे भी उसका कुछ भाग अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे से भी पुनः वह जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त होता है। तत्पश्चात आप देखते हैं कि वह बहता हुआ नदी में प्रवेश करता है पानी, और अंततः वह सागरों में चला जाता है। वहां पर भी वाष्प के रूप में वह वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर उठने के बाद वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब वह पूरे तरीके से ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है अर्थात संघनित होती है, और वह वर्षा का रूप लेकर के पुनः पृथ्वी पर वर्षा के रूप में होती है। नदियों के द्वारा वो जल होता है। सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो वाष्प का निर्माण होता है। इस प्रकार यह जल चक्र पूरा होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार जल वाष्प जो है हमारे वातावरण में मौजूद है। आप जान चुके हैं कि इस धरातल के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें अलग अलग स्थान तक
अलग अलग स्थान पर जल वाष्प की मात्रा अलग अलग होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि हवा में आर्द्रता की मात्रा अलग अलग होती है। पुनः इसे इस रूप में समझें, आर्द्रता क्या है? तो हवा में जल कणों की मात्रा, हवा में जल की मात्रा को ही हम आर्द्रता के रूप में जानते हैं। इससे वायुमंडलीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मौसम संबंधित जितने भी घटनाएं होती हैं उनमें आर्द्रता का बहुत ही बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसा कि आप प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। यह गैसीय अवस्था में होता है, या तरल अवस्था में होता है, या ठोस अवस्था में भी होता है। जब यह गैसीय अवस्था में होता है तब इसे हम जलवाष्प कहते हैं, तरल अवस्था में जल और ठोस अवस्था में हिम अर्थात बर्फ। बर्फ भी इस धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, प्रायः पहाड़ पर्वतों के ऊपरी भागों में। वाष्पीकरण और पौधों में वाष्पोत्सर्जन से यह वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल से धरातल तक, धरातल से पुनः स्थल मंडल से वह जलमंडल तक, और पुनः वो वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार यह क्रमिक रूप से प्रक्रिया चलती रहती है, अर्थात जल चक्र पूरा होते रहता है। अब हम अगले स्लाइड में देख रहे हैं आर्द्रता को हम लोग कैसे मापते हैं। तो इसे हम 2 रूपों में मापते हैं। एक है जिसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, दूसरा है जिसे हम विशिष्ट आर्द्रता अर्थात स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? वायु की प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा स्थान, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह आर्द्रता मापन की उपयुक्त विधि नहीं है। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता मापन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तब हम पाते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने की सबसे उपयुक्त विधि है वह है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या है? 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। इसे इस रूप में समझा जाए, 1000 ग्राम वायु में उपस्थित जल वाष्प जो है वह विशिष्ट आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आप यह भली भांति जानते हैं कि इस धरातल के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले वायुमंडलीय भागों में आर्द्रता की मात्रा समान नहीं होती है। नदियों के किनारे जहाँ पर जल का स्रोत है वहाँ पर वायु में अधिक मात्रा में जल वाष्प मिलता रहता है, वहाँ पर आर्द्रता अधिक होगी, जबकि समुद्र के किनारे में भी ठीक यही स्थिति पाई जाएगी। इसके विपरीत शुष्क मरुस्थलीय भागों में, पर्वतीय भागों में आर्द्रता प्रायः कम पाया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा जो होती है वह निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग पाई जाती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, और इसे व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम पर जल की मात्रा के रूप में। महासागरों के ऊपर में स्वाभाविक रूप है, यह स्वाभाविक सत्य है कि जहां पर महासागर है वहां पर सापेक्षिक आर्द्रता अर्थात जिसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं वह अधिक होगा, चूंकि वहां पर जल वाष्प अधिक मात्रा में प्राप्त होते रहता है। अब इसे मापने की जो यहाँ पर यंत्र है उसे दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लोक ह्यूमिडिटी, जिसके द्वारा वायुमंडल में नमी की मात्रा को मापा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तापमान 17.1 डिग्री सेंटीग्रेड और जो आर्द्रता है वह है 61%, समय है 8:29। तो यहाँ पर तीनों जो दशाएं हैं, तापमान भी दिखाया गया, आर्द्रता भी दिखाया जा रहा है और समय भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं परिभाषा के रूप में, एक निश्चित तापमान पर, तो हमारा तापमान निश्चित हुआ, एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरित हवा को संतृप्त हवा कहते हैं, सैचुरेटेड एयर कहते हैं, अर्थात
वैसी वायु जिसमें अब और अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, जितनी क्षमता थी उतना आर्द्रता ग्रहण कर चुका है, तब वैसे वायु को हम लोग संतृप्त हवा, सैचुरेटेड एयर के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस स्थिति पर तनिक भी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता वायु में नहीं है। दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक है जहां पर ओस जमना शुरू हो जाता है, अर्थात अब उसमें वाष्पीकरण और वाष्प को समाहित करने की क्षमता नहीं होती है। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को। यहां पर आप देख रहे हैं सूर्य के प्रकाश धरातल के विभिन्न रूपों पर पड़ रही है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया पूरी हो रही है। तो वाष्पीकरण कहां कहां से हो रहा है, आप चित्र में देख रहे हैं। वाष्पीकरण हो रहा है तालाबों से, वाष्पीकरण हो रहा है पेड़ पौधों से जल वाष्प के रूप में, वाष्पीकरण हो रहा है नदी नालों से, वाष्पीकरण हो रहा है मिट्टी से, वाष्पीकरण हो रहा है समुद्री जल से। और यह वाष्प कहां जा रहा है आखिर? आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म होकर भारी होने के बजाय हल्की हो जाती है, वह ऊपर की ओर उठती है और वही वायु वायुमंडल में चला जाता है। वही जल वाष्प, वही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्रमशः घटती बढ़ती भी रहती है। वाष्पीकरण और संघनन के क्रमशः ऐसी प्रक्रिया संभव है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा द्रव जल जो होता है वह वायु के रूप में परिणत होता है, वेपर के रूप में बदल जाता है, गैसीय अवस्था के रूप में बदल जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सीधा सा बात है, वाष्पीकरण का मुख्य कारण तापमान है। तापमान पाकर ही वह वाष्प के रूप में परिणत हो रहा है। जिस तापमान पर जल वाष्प के रूप में बदलना शुरू होता है, अर्थात वह तापमान जिस पर जलीय अवस्था से वह गैसीय अवस्था में बदलना शुरू होता है, वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में इसे हम जानते हैं। दिए गए हवा में जल को अवशोषित करने और धारण करके रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, अर्थात ज्यों-ज्यों तापमान बढ़ता जाएगा वाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसमें बढ़ती जाती है। यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। हवा के बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता जो है वह भी प्रभावित होता है। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि हवा के कारण संतृप्त परत जो होता है वह दूर चला जाता है, हट जाता है, अर्थात वह असंतृप्त परत बचा हुआ रह जाता है। हम कह सकते हैं कि हवा जितना तेज होगा उतना ही अधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होगी। सबसे बड़ा कारण इसका क्या हुआ? तो सबसे बड़ा कारण है हवा के तेज गति के कारण ऊपरी परत पर से संतृप्त वायु का हटना वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि का मुख्य कारण हुआ। अब आप देख रहे हैं यहां पर संघनन की क्रिया को। एक शीशे पर पानी किस प्रकार संघनित होता हुआ है, जल वाष्प का जल के रूप में बदलना ही संघनन कहलाता है। बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार जल से वह वाष्प के रूप में परिणत होता है। वाष्प के रूप में परिणत होने के बाद में वह जल के रूप में परिणत हो रहा है। जब ऊष्मा का ह्रास होता है तब ही संघनन की क्रिया शुरू होती है। हम कह सकते हैं कि संघनन की क्रिया में वाष्प अपनी ऊष्मा को खोता है और वह जल कण के रूप में बदलता है। जब आर्द्र हवाएं ठंडी होती हैं तब जल वाष्प को धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है या कम पड़ने लगती है। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब यह सीधे रूप से अर्थात गैसीय अवस्था से सीधे ठोस रूप में बदल जाता है तब इसे ऊर्ध्वपातन के रूप में कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण जब संघनन होता है तब यह छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाता है, जिसे संघनन केंद्र कहा जाता है। खास करके संघनन केंद्र धूल के ऊपर धुआं और महासागरों से प्राप्त नमक के ऊपर में होता है, जिसके कारण पानी का अवशोषण होता है। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब हवा कुछ ठंडी होती है,
जब आर्द्र हवाएं ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती हैं। यह उस समय भी हो सकता है जब वह ओसांक यानी ओस बनने के लिए आवश्यक तापमान के नजदीक होती है, तब भी ऐसी स्थिति पाई जाती है। संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा के सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से भी प्रभावित होता है। हम कह सकते हैं कि संघनन पर आर्द्रता, तापमान और दबाव तीनों कारक प्रभाव डालते हैं। हम यह देखते हैं संघनन कब होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन निश्चित हो, नियत हो, अर्थात स्थिर हो। वायु का आयतन स्थिर हो तब भी संघनन की क्रिया होती है और इस समय ओसांक कम हो जाता है। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों कम हो जाएं, इस स्थिति में भी संघनन होगा। वाष्पीकरण द्वारा वायु में अगर और अधिक एक्स्ट्रा आर्द्रता आ जाता है तब भी संघनन की क्रिया होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बादलों से वर्षा के जल प्रेसिपिटेशन के रूप में आ रहा है, फिर वह वाष्पीकरण हो रहा है, संवहन की क्रियाओं के द्वारा पुनः बादलों के लिए वो जलवाष्प उपलब्ध करवाता है, फिर बादलों से फिर वह संघनित होकर के पृथ्वी तक आ जाती है। इस प्रकार संघनन की क्रिया पूरी होती है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक के रूप में परिणत हो जाती है। अर्थात जब संघनन की क्रिया होती है तो कई घटनाएं होती हैं, कई चीजों के रूप में बनती हैं। उनमें मुख्यतः ओस, तुषार, कोहरा एवं बादल। तो सबसे पहले हम लोग ओस, कोहरा, तुषार एवं बादलों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यह अलग अलग स्थिति और अलग अलग तापमान के आधार पर संघनन के प्रकार के रूप में इसे बांटा जाता है। जब ओसांक जमाव बिंदु के नीचे होता है तब भी संभव है, जब ओसांक जमाव बिंदु के ऊपर हो तब भी संघनन की क्रिया संभव है। अब एक एक करके प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। ओस, ओस जिसे हम ड्यू कहते हैं, इसके कई समानार्थी शब्द भी हैं, आपने पढ़ा होगा हिंदी में। ओस जिसे हम शबनम भी कहते हैं, ओस जिसे हम सीकता कण भी कहते हैं, काफी मनोरम होता है। आपने देखा होगा ठंडे के दिनों में, शीत ऋतु में सुबह में उठकर आप जब बाहर में निकलते हैं, घास के ऊपर में यह मोतियों सा सूरज की किरणों में दिखाई पड़ता है। जब नमी पानी की बूंदों के रूप में किसी ठोस वस्तु पर जमा हो जाता है तब इसे हम ओस के रूप में जानते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं पत्तियों के ऊपर में जल के बूंदों को, कितना प्यारा लग रहा है। जब आकाश साफ रहता है, हवाएं शांत होती हैं, सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होता है और रात लंबी तथा ठंडी होती है, तब ओस आसानी से बनता है। इस स्थिति में ओस का निर्माण काफी तीव्र गति से होता है। ओस बनने के लिए एक कंडीशन और भी जरूरी है। ओस तभी बनेगा जब ओसांक प्राप्त कर लिया, तापमान कम हो, तब ओस का निर्माण होगा। साथ ही साथ यह हिमांक बिंदु से अधिक हो, अर्थात हिम न बने, केवल ठंडा होकर के घास के ऊपर में फैले, तब ओस का निर्माण होता है। अब आप तुषार को देखते हैं। तुषार वह स्थिति है जब वह घास, पेड़ पौधों और दूसरे वस्तुओं के ऊपर में बर्फ के बूंदों के रूप में जमा हो जाए, तब उसे हम तुषार के रूप में जानते हैं, फ्रॉस्ट के रूप में इसे जानते हैं। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम हो जाती है, तब तुषार का बनना निर्धारित होता है। इसके अलावा अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में परिणत हो जाता है। इसे ही हम तुषार के रूप में जानते हैं। तुषार बनने के लिए यह जरूरी है कि हवा का तापमान जमाव बिंदु से या उससे नीचे होना चाहिए। अब हम देखते हैं कोहरा और बादल को। कोहरा और कुहासा दो चीज है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कोहरा थोड़ा ज्यादा शुष्क होता है, कुहासा नमी युक्त होता है। जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु अचानक नीचे की ओर गिरती है,
तब वह धूल के कणों के ऊपर ही संघनित होना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में कोहरा का निर्माण होता है। कोहरा और कुहासा के कारण विजिबिलिटी अर्थात दृश्यता अर्थात देखने की शक्ति कम पड़ जाती है, धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। प्राय औद्योगिक केंद्रों में जहां पर धूल मुक्त हो रहा है, धुआं विमुक्त हो रहा है वायुमंडल में, वहां पर ऐसी घटनाएं अधिक देखी जाती हैं। कोहरा और कुहासा के बनने में मदद होती है। इस स्थिति में जिसमें कोहरा और धुआं सम्मिलित होता है उसे धूम्र कोहरा कहते हैं हम लोग। कुहासा एवं कोहरे में केवल इतना ही अंतर है, कुहासा में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा में नमी कम होता है जबकि कोहरा में अधिक होता है। इसके पहले भूलवश मैंने कोहरा में ही अधिक बोल दिया था। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि जब ये ऊपर उठती हैं तो उसमें नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। यही कारण है कि कुहासे में नमी की मात्रा कम होती है, कोहरे में नमी की मात्रा अधिक होती है। इसमें धूल कण, धुएं के कण और नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया भी पूरी होती है। अब हम देखते हैं बादलों को। बादल क्या है? संघनन के फलस्वरूप जब यह बादल अधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं तब जल कण छोटे छोटे बूंदों के रूप में वहां पर जमने लगते हैं। अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर बादलों का निर्माण होता है। यह बादल अधिक ऊंचाई पर अधिक विस्तृत, अधिक घनत्व के और पारदर्शी या अपारदर्शी हो सकते हैं। बादलों को ऊंचाई के आधार पर, विस्तृत क्षेत्र में फैले होने के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इसे पक्षाभ मेघ, पक्षाभ का अर्थ हुआ पंख के आभा लिए हुए, अर्थात वह मेघ जो पंख के समान दिखाई पड़ता है उसे पक्षाभ मेघ कहते हैं। कपासी मेघ जो रुई के जैसा इधर उधर बिखरा हुआ प्रतीत होता है, कपासी मेघ। तीसरा अस्तरी मेघ जो कई स्तरों में पाया जाता है, और वर्षा मेघ। एक एक करके प्रत्येक के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले पक्षाभ मेघ यह सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है। यह 8000 से लेकर के 12000 मीटर ऊंचे भागों में पाया जाता है। यह पतले और बिखरे हुए बादल हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, पंख सदृश दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसे पक्षाभ मेघ भी कहा जाता है। प्रायः ये सफेद रंग के होते हैं। दूसरा है कपासी मेघ। यह 4000 से लेकर के 7000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह इधर उधर बिखरे रहते हैं रुई के फाहे के समान, इसीलिए इसे कपासी मेघ कहते हैं। तीसरा अस्तरी मेघ। चूंकि ये कई स्तर पर बने होते हैं इसलिए इसे अस्तरी मेघ या अस्तरित मेघ या स्ट्रैटिफाइड मेघ के रूप में जाने जाते हैं। इसके निर्माण के स्तर में बने होने के कई कारण हैं। तापमान में विभिन्नता के कारण अलग अलग ऊंचाई पर या अलग अलग स्तर के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। चौथा है वर्षा मेघ। बरसात के दिन में हम लोग देखते हैं काले काले बादल जो उमड़ते घुमड़ते आते हैं, कम समय में ही वर्षा करा देते हैं, वर्षा मेघ के रूप में जाने जाते हैं। ये गहरे स्लेटी कलर के हो सकते हैं या काले रंग के हो सकते हैं। यह मध्य स्तर या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। सूर्य की किरणों को ये रोक लेते हैं। ये सतह को छूते हुए उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी ऊंचे पहाड़ियों पर आप देखते होंगे कि ऊपरी भाग में वो बादल उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, वह वर्षा मेघ ही है। ये चार मूल रूप के बादल मिलकर निम्नलिखित रूप के बादलों का निर्माण करते हैं। सबसे पहला जो है ऊंचे बादल जो अधिक ऊंचाई पर होते हैं, उनमें आप देखते होंगे पक्षाभ मेघ को, पक्षाभ अस्तरी मेघ को और पक्षाभ कपासी मेघ को। मध्यम ऊंचाई वाले बादल अस्तरी मध्य बादल और कपासी मध्य बादल। कम ऊंचाई के बादल अस्तरी कपासी बादल, अस्तरी वर्षा मेघ और वर्षा कपासी मेघ, जो कि अलग अलग ऊंचाई पर पाए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब इतना हम लोग जान चुके बादलों का निर्माण, बादलों के प्रकार, तब बादलों से बरसने की बात आती है जिसे हम वर्षण या प्रीसिपिटेशन कहते हैं। वर्षण क्या है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर बादलों को, और बादलों से जल बूंदों को टपकते हुए नीचे आप देख रहे हैं किस प्रकार जल का वर्षा हो रहा है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया जब होती है
तब वह बड़े कण के रूप में परिणत हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर कार्य करता है, तब वह जल कण के रूप में, बरसात के रूप में ये धरती पर नीचे गिरने लगते हैं, जिसे हम वर्षा होना कहते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तब उसे वर्षा कहा जाता है। जब वह हिमकणों के रूप में होता है तब हम उसे हिमतूल कहते हैं या हिमवृष्टि कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में जब निर्मुक्त होती है तब ये रवे हिम के कणों के रूप में बन जाते हैं। हिमवृष्टि के रूप में यह वर्षा होती है। वर्षा और हिमपात के अलावे कई दूसरे प्रकार से भी वर्षा होती हैं, इसे हिमवृष्टि कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कि बारिश के साथ साथ बर्फ के टुकड़े भी नीचे गिरते हैं, जिन्हें हम ओलावृष्टि कहते हैं। हिमवृष्टि क्या है? तो जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या फिर पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। यह जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए सतह पर गिरती है तब हिमवृष्टि होती है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ठंडी परतों से होकर नीचे गुजरती है, नीचे गिरती हैं, तब इसे ओला पत्थर या ओलावृष्टि कहते हैं। ये कई परतों में बना हुआ होता है। अब हम देखेंगे वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के प्रकार को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 प्रकार की वर्षाएं होती हैं। वर्षा होने की स्थिति को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जमीन हुआ, ये जलीय भाग हुआ, जलवाष्प मुक्त हो रहा है, ऊपर जाकर के संघनित हो रहा है। संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बादलों का निर्माण हो रहा है। बादलों से फिर हम वर्षा के रूप में देख रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। बादल से उठा जल हो करके फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे रंग अनेक तू एक ही है। एक प्रार्थना है जिसमें ये बताया कि हे भगवान तू हर रूप में तू ही तू है। तो ये जल भी हर रूप में है, जो कि हम सभी के लिए जीवनदायी है। इसके बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये वर्षा 3 रूपों में पाया जाता है। सबसे पहला है संवहनीय वर्षा। हवा जब गर्म होती है तो हल्का होकर के वायुमंडल में ऊपर उठती है, संघनित होती है और संघनन धाराओं का निर्माण करती है। नीचे से सीधी ऊपर उठती है और अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद में वह ठंडा हो जाता है, पुनः वर्षा के रूप में नीचे आता है। इसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसके कारण कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तरज के साथ, बिजली के साथ वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा, गरज तरज के साथ मूसलाधार वर्षा, जिसमें पूरे जोश के साथ कहें बादल अपना सारा ताकत दिखला देता है। यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, कुछ ही समय में काफी मात्रा में वर्षा करवाती है। खास करके यह गर्मियों के दिन या गर्म समय में होता है। विश्वोत्तर हमारे यहाँ जब मानसून की शुरुआत होती है तो इसी प्रकार की वृष्टि को देखा जा सकता है। विषुवतीय क्षेत्र खास करके उत्तरी गोलार्ध में और महाद्वीपों के भीतरी भागों में संवहनीय वर्षा होती है। विषुवतरेखीय क्षेत्र में संवहनिक वर्षा दोपहर के बाद प्रत्येक दिन होता है। संवहन धाराओं के उत्पत्ति के कारण 12 बजे के पहले तक पूरे धूप के कारण यहाँ पर जल वाष्प अधिक निर्माण होता है और ये ऊपर में जाके ठंडा होने के बाद में 2 बजे के बाद प्रतिदिन घनघोर वर्षा होती है वहाँ पर। तो संवहनीय वर्षा के कारण ऐसी होती है। अब हम देख रहे हैं पर्वतीय वर्षा को। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। यह पर्वतीय भागों में होता है। नमी युक्त जो वायु है पहाड़ के ढाल से ऊपर की ओर बढ़ता है। ऊपर उठने के साथ साथ यह धीरे धीरे तापमान को खोते जाता है। तापमान के खोने के वजह से उसमें संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बादलों का निर्माण होता है। तो इस दिशा में काफी वर्षा होती है। इसके विपरीत दिशा में आप देख रहे हैं इधर रेन शेडो एरिया। चूंकि जब वर्षा इधर हो जाती है, जो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं वो नमीहीन हो जाती हैं, नमी खो देती हैं। यही कारण है कि ये
प्रीवेलिंग विंड जो होती हैं अपने क्षेत्र में जिस ढाल पे चल रही हैं वहां पे वर्षा अधिक होती है, उसके अपोजिट में जो है वह वर्षा नहीं होती है। रेन शेडो एरिया के रूप में हम लोग उसको देखते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में जानते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा मासीनाम में होती है। मासीनाम से जो जो वो हवाएं आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, वर्षा की मात्रा प्रायः कम होती जाती हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण इसे इस रूप में हम लोग देख सकते हैं। तीसरा है चक्रवातीय वर्षा, जिसे हम लोग फ्रंटल वर्षा या साइक्लोनिक रेन भी कहते हैं। इसमें दो प्रकार की जो वातावरणीय धाराएं होती हैं, इसके वजह से चक्रवात की उत्पत्ति होती है और यही चक्रवातीय वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है। इस प्रकार की वर्षा गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने के कारण होती है, क्योंकि हल्की और गर्म वायु ऊपर उठती है और भारी जो वायु होती है, शीतल वायु जो होती है, ठंडी वायु जो होती है वो नीचे बैठती है। ऊपर उठने वाली वायु ठंडी होकर के वर्षा करवाती है। यह वर्षा जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्राय देखा जाता है, साइक्लोनिक रेन को। अब हम ये देखेंगे तीनों प्रकार के वर्षा के पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे संसार में वर्षा का वितरण किस प्रकार होता है। तो स्वाभाविक बात है कि पूरे विश्व में वर्षा एक समान नहीं होगी, कारण जल वाष्प अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुक्त होना, संघनन की प्रक्रिया पूरा होना, ये जिम्मेवार है इसके लिए। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है और यह अलग अलग मौसम में भी होती है। सामान्य तौर पर हम विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर, अर्थात विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ध्रुव की ओर जब जाते हैं, वर्षा की मात्रा प्राय घटती जाती है, क्योंकि वहां पर पानी के स्रोत कम पा जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। विषुवत वृत्त से 35 से 40 डिग्री उत्तर और 35 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अत्यधिक वर्षा होती है। पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। विषुवत वृत्त से 45 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण पश्चिमी किनारों पर अर्थात महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा अधिक होती है। जहां भी पहाड़ तट के समानांतर होती है वहां वर्षा की मात्रा पवन अभिमुख तटीय मैदान में होती है या प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। इसे हम इस मानचित्र के द्वारा देख पाएंगे किस क्षेत्र में वर्षा की क्या स्थिति है। यहाँ पर उसके इंडिकेटर्स भी बने हुए, संकेतक बने हुए हैं। पूरे विश्व में वर्षा के वितरण को आसानी से दिखाया गया है। जो भाग आप गहरे नीले रंग के रूप में देख रहे हैं, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये गहरे वाले भाग, यहाँ पर इन भागों में वर्षा सबसे अधिक होती है। आप देख पा रहे हो कि यह विषुवत रेखा से दोनों छोर में लगभग फैला हुआ है। 150 से लेकर के 199 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग यह भाग है। यहाँ पर है भारत का कुछ हिस्सा, चीन का कुछ हिस्सा और इधर दूसरे जो हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बर्मा हैं, भूटान हैं, इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्न रूपों में पहचाना जा सकता है। सबसे पहला है विषुवत रेखीय पट्टी। शीतोष्ण प्रदेश में पश्चिम तटीय किनारों के आसपास, पर्वतों की वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय भागों में मध्यम वर्षा होती है। शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी और भीतरी भाग में वर्षा थोड़ी कम होती है, 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, लेकिन अब हम इसके कुछ प्रश्न और उत्तर को भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इन प्रश्न और उत्तरों को पढ़कर, समझकर, हृदयंगम कर आप इस पाठ के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। आशा है इन प्रश्नों को आप घर पर आसानी से पढ़ेंगे
समझेंगे और याद रखेंगे। यदि इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करेंगे और हाँ, पसंद आने पर लाइक जरूर करेंगे। गया गाइडेंस की टीम की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।